बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो उस मुनासबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। और आज के अपने मौजू के बारे में भी आपको बताऊँगी और थोड़ा सा हम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चलूँगी कुमैल की जानिब, वापस आऊँगी और फिर इंशाअल्लाह हम इन डिटेल बात करेंगे। जी कुमैल। जी शुक्रिया रबिया। इब्तिदा है उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से कि जो रोज़े जज़ा के दिन लोगों के साथ इंसाफ करेगा। आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उसके साथ साथ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की रोज़े शहादत के दिन पे आपकी खिदमत में तस्लियत पेश करता हूँ, ताज़ियत पेश करता हूँ। नाज़रीन, अगर हम बात करें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में, तो 25 रजब जो कि आज का दिन है, आपकी शहादत हुई। और आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अरसा ज़िंदान में गुजारा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने बर्दाश्त की। 15 से 16 साल तक आप ज़िंदान में रहे। और अगर हम आपकी विलादत की तारीख़ की बात करें तो 7 सफ़र को आपकी विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। और आपके वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा गिरामी हमीदा, जो कि अंदलसी स्पेन से तल्लुक़ रखती थीं, आपकी वालदा गिरामी थी। और इसी तरह आपकी उम्र के बारे में अगर हम बताएं, 55 साल तक आपने ज़िंदगी की, आप जो है वो 55 साल तक ज़िंदा रहे। और इस दौरान जो है वो आपने 35 साल इमामत की। और उसके बाद अगर हम आपकी शहादत के बारे में बताएं, तो हारून रशीद के थ्रू जो है वो जहर दिया गया, आपको शहीद किया गया। ये जो 15 साल का अरसा जो है आपने ज़िंदान में गुजारा, आखिरी अयाम जो आपने ज़िंदान में ही आप मौजूद थे और जो है वो अंगूर में जहर डाल के आपको दिया गया और आपकी शहादत हो गई। और ज़ालिमों को उसके बाद भी जो है वो ना उन्होंने अच्छी तरह से जो है वो आपकी कह लें कि ना कोई एजाज़ आपको दिया गया और ना ही एहतराम से जो है वो आपके जसद मुबारक को जो है वो दफन किया गया। लेकिन उस टाइम के लोगों को थोड़ी सी अकल आई और उन्होंने जो है वो कब्रिस्तान से आपकी जसद मुबारक को हारून रशीद के जो है वो अफराद से लेकर जो है वो काज़मीन में आपको दफन किया, जहाँ पर आज आपका हरम मुतहर मौजूद है। और लोग ज़ाहिर जो है वो ज़ियारत करने हर साल जाते हैं। और हर साल हमेशा ही जब भी जो है वो साल में कितनी ही बार, यूँ कह लें कि अब तो हर रोज़ ही आपकी ज़ियारत होती है। एक सेगमेंट शामिल करूँगी, वापस आऊँगी और फिर अपने मौजू के बारे में आपको बताऊँगी।
नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर आपकी तरफ से भेजी गई तस्वीर को शामिल करते हैं। वो तस्वीर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, जो कि +989021400423। आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा इधर, और इसको सेव कर लें। जब भी आप कोई तस्वीर, वीडियो, पैगाम, कोई दास्तान, कोई भी आप बीती या कोई सफ़रनामा भेजने लगें तो अपना नाम, अपने इलाके का नाम और ये भी बताइएगा ये क्या चीज़ आप भेजना चाह रहे हैं और आप प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ भेजना चाह रहे हैं। वक्त को तल्फ किए बगैर चलते हैं तस्वीर की तरफ और देखते हैं कि पहली तस्वीर हमें किसने भेजी है और कहाँ से भेजी है। तो जो पहली तस्वीर आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो हसन रब्बानी ने गिलगित से भेजी है। और तस्वीर की तरफ चलते हैं जी। काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। गिलगित की एक जो इलाकाई वहाँ का जो लिबास है वो दो छोटी छोटी बच्चियों ने पहना हुआ है। पीछे गिलगित की पहाड़ियाँ हैं, वादी नज़र आ रही है आपको, दरख्त नज़र आ रहा है और वो काफ़ी खूबसूरत किस्म की उनके चेहरे के ऊपर खुशी भी नज़र आ रही है, इत्मीनान और सुकून भी नज़र आ रहा है। और वो जो गिलगिती टोपी है वो भी उन्होंने पहनी हुई है। बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अगली तस्वीर देखते हैं जो कि हमें शाजिया ने शादीपुरा से भेजी है। और इस तस्वीर के अंदर ऊपर से आबशार गिर रही है और वहाँ पर दो पहाड़ों के दरमियान में एक पुल भी हमें नज़र आ रहा है। आबशार काफ़ी बुलंद है और इतनी बुलंदी से जब कोई पानी गिरता है तो वहाँ दूर दूर तक उस पानी के गिरने की आवाज़ें भी आती हैं और इस तरह की जगह ख़तरनाक भी होती हैं लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं। और कहा जाता है कि खूबसूरत चीज़ें ज़्यादातर ख़तरनाक होती हैं। ये भी तस्वीर शादीपुरा से शाजिया ने ही भेजी है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर है। इसमें भी आबशार ऊपर से गिर रही है और एक तालाब भी हमें नज़र आ रहा है, जिसे कह सकते हैं नदी, नहर नज़र आ रही है। पीछे दरख्त और सब्ज़ा भी नज़र आ रहा है पहाड़ी के ऊपर। अगली तस्वीर जो उनसी है वो हसन रब्बानी ने गिलगित से भेजी है और ये भी काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। इसके अंदर लाहौर की जो सा शाही किला है शायद वो नज़र आ रहा है और आगे बाग है। काफ़ी खूबसूरत तस्वीर, ऊपर आसमान भी नीला है। जी अगली तस्वीर देखते हैं जी। ये तस्वीर भी काफ़ी खूबसूरत है। ईसा ने मुजफ्फराबाद से भेजी है। इसके अंदर एक जो उनसी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसके अंदर तीन रंग आपको काफ़ी ज़्यादा उजागर होंगे। एक इसके अंदर जो उनसा दरख्त का ब्राउन रंग है जो तने का, ऊपर सब्ज़ रंग और वो सब्ज़ पत्तों के अलावा वो सूखे पत्तों का रंग काफ़ी आया है जो कि येलो कलर के हो चुके हैं, नीले रंग के गिरने वाले हैं और इस तरह लग रहा है जिस तरह ख़ज़ां जा रही है, बहार आ रही है। काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। अगली तस्वीर देखते हैं जो कि नसरीन ज़हरा ने कश्मीर से भेजी है। ये काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। वादी है, सब्ज़ रंग की वादी के अंदर छोटे छोटे घर हैं, पीछे दरख्त हैं, आसमान है और बादल इस तरह की पहाड़ियों पे बहुत नज़दीक आ जाते हैं। आप अपने हाथों से भी उन बादलों को छू सकते हैं। अपनी गाड़ी में जाते हुए उन बादलों के साथ खेल सकते हैं। बादल आपके चेहरे पे तक आए होते हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है। अगली तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीर भी काफ़ी खूबसूरत है और इसके अंदर दो बहन भाई हैं या दोस्त हैं। उन्होंने जो कोई दो सब्जियों को लेके एक ट्रॉली टाइप है उसके अंदर लेके जा रहे हैं और पीछे जो दरख्त है ना वो काफ़ी खूबसूरत है क्योंकि उसके ऊपर भी इधर देख सकते हैं कि सब्ज़ रंग के पत्ते आ रहे हैं और जो नीले रंग जो उनसे पीले रंग के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उतर रहे हैं, वो ख़ज़ां जा रही है। अगली तस्वीर जो उनसी है यहीं पर तस्वीर का सेगमेंट तमाम होता है और काफ़ी अच्छी तस्वीर थी। आप वीडियोस भी बना के भेज सकते हैं। अभी यहाँ पर तस्वीर का सेगमेंट तमाम होता है। जी नाजरीन, अपने टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगी और आज हम बात करने वाले हैं आदत पे, आदात पे। और अगर आदत के मानी क्या हैं, आदत क्या है खुद, और बहुत सारे बच्चे ऐसी आदतें उनमें होती हैं जो अच्छी आदतें नहीं होती। वालिदैन उन आदतों को जो है वो कैसे छुड़ा सकते हैं और इसके अलावा उन आदतों के बारे में भी हम बात करेंगे कि जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी को तबाह करके रख देती हैं। कौन कौन सी ऐसी आदत इंसान के अंदर मौजूद होती हैं जिनका जो है वो इतना मनफी असर पड़ता है इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है वो आदत के बारे में अगर आपको बताऊं तो जब किसी काम को तकरार करते रहता है इंसान, जब यानी एक तरह से यूं कह लें कि किसी काम की लत पड़ जाती है इंसान को, तकरार होता रहता है, जब रिपीट होता रहता है इंसान की ज़िंदगी में कोई काम, तो वो इंसान की आदत बन जाता है।
अब बहुत सारी आदत ऐसी होती हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी में उसको फ़ायदा भी पहुंच सकता है, और कुछ ऐसी आदत भी होती हैं जिनसे इंसान को नुकसान भी पहुंच सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो आदत जो हैं वो कौन सी आदत आप इख्तियार करते हैं, और अब आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं या नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, आदत, जो चीज़ आदत बन जाती है, जो काम करना इंसान की आदत बन जाता है, तो उस काम को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, और वो काम जो है वो गैर इरादी तौर पे इंसान से जो है वो सरजद होता रहता है। हम बात करेंगे इन डिटेल के बच्चों की जो है वो बुरी आदतें कैसे छुड़ाई जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट शामिल करूंगी प्रोग्राम में। वेलकम बैक नाजरी। तो हम बात करने वाले थे कि हम बच्चों की आदत जो है वो बुरी आदत कैसे छुड़ाई जा सकती हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा बात करती चलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बुरी आदतें होती हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने नाखून चबाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है वो होंठों को हमेशा ही कह लें कि यूँ जो है वो चमड़ी होंठों की खींचते रहते हैं, स्किन उसकी जो है वो उतारते रहते हैं, और उससे उनके होंठ ज़ख्मी भी हो जाते हैं, खून भी आ जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो है वो नाक में भी हाथ डालते हैं, और इसी तरह बहुत सारे बच्चे अपने कपड़े जो है वो भी पकड़ के जो है वो मुंह में भी डालते हैं। और इस तरह की बहुत सारी आदत होती हैं जो कुछ बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, और ये जो है इन आदत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसमें वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल है। वालिदैन अगर कोशिश करेंगे तब ही बच्चों की ये बुरी आदतें जो होती हैं वो छूट सकती हैं। और बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि वालिदैन जो है वो उस टाइम पे हेल्प करने के बजाय उनकी आदत को और पुख्ता कर देते हैं। कुछ वालिदैन वो किस तरह से पुख्ता कर देते हैं, वो इस तरह से पुख्ता करते हैं कि हर बात पे जो है वो उनको डांटना डपटना, और जो है वो जब देखेंगे अगर बच्चे ने मुँह में हाथ डाला हुआ है या कोई और ऐसी जो आदत मैंने आपको बताई इनमें से कोई भी जो वो अंजाम दे रहा है, तो एकदम से रिएक्ट करना और बच्चे को मार पीट करना, और जो है वो दूसरों के सामने उसकी इंसल्ट करना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना रखना। और यकीन माने कि ये काम करने से बच्चे की आदतें ना सिर्फ ख़त्म होंगी, ना सिर्फ उसकी बुरी आदतें जाएंगी, बल्कि उसकी आदतें पुख्ता हो जाएंगी। क्योंकि वालिदैन को लगता है कि शायद बच्चा छोटा है और उसको समझ नहीं आ रही बात की, लेकिन आप यकीन माने कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और बच्चे बहुत दफ़ा माँ बाप की
ज़िद में भी आके वो काम करने लगते हैं। जब माँ बाप की कमज़ोरी बच्चों को पता चल जाती है कि किस बात पे माँ बाप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, किस बात पे ज़्यादा उनको जो है वो परेशानी होती है, तो वो बच्चों एक तरह से यूँ कहें कि वालिदैन से बदला लेने के लिए जो है ना वो बुरे काम अपने तकरार करते रहते हैं। हम किस तरह वालिदैन जो है वो किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, इन आदात से जो है वो उनको छुटकारा दिला सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री शामिल करेंगे, वापस आएंगे और इंशाल्लाह फिर इन डिटेल बात करते हैं। क्या कभी सोचा है कि आपके कप के अंदर मौजूद कॉफ़ी वो किन मराहिल को तय करती हुई आपके कप तक पहुंची है? वो उस बाग से लेके उस दरख्त के ऊपर कॉफ़ी के फल से लेके आपके कप तक आने तक उसने किन मराहिल को तय किया है? कॉफ़ी के जो दरख्त होते हैं उन पर एक फल लगता है जो कि सब्ज़ रंग का होता है। जब वो सब्ज़ रंग का फल आहिस्ता आहिस्ता पक के सुर्ख हो जाता है तो फिर वहाँ पर मौजूद उस बाग का मालिक उसको दो तरीक़ों से उतारता है। अब वो दो तरीके से उतारने इन्हिसार करता है कि कितना वक्त है उनके पास। अगर वक्त कम होता है तो पूरे के पूरे जो उनसे उसके कॉफ़ी का पूरे का पूरा जो गुच्छा होता है पूरे उसको उतारते हैं। अगर वक्त ज़्यादा है तो एक एक कॉफ़ी के दाने को उतार के धूप में सुखाया जाता है। जब धूप में सुखा दिया जाता है तो उसके ऊपर से फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फल के ऊपर से उसका छिलका उतारा जाता है और नीचे से जो सूखा बीज होता है उसको निकाल के ग्राइंडर में डाल दिया जाता है। ग्राइंडर क्या काम करता है कि उस बीज को और उसके अंदर एक और बीज होता है उसको बाहर निकालता है, जो कि छोटे छोटे बीज होते हैं। सफ़ेद रंग के वो बीज होते हैं जिनको फिर अच्छे बीजों को ख़राब बीजों से जुदा किया जाता है। इसके लिए भी मुख्तलिफ मराहिल मशीनें आ चुकी हुई हैं। पहले इसको हाथों से जुदा किया जाता था, लेकिन अभी भी इस बीज के ऊपर, सफ़ेद रंग के बीज के ऊपर कुछ मुसिलेज लगा हुआ था जिसको वो फर्मेंटेशन के ज़रिए उतार लेते हैं और फिर उसको रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है, जिससे उसका रंग सफ़ेद से ब्राउन हो जाता है। ये तमाम के तमाम मराहिल इन्हिसार करते हैं। ये तमाम के तमाम मराहिल इतने ही ज़्यादा उसके जायके पे असर रखते हैं। अगर आप हल्का सा भी ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो उसका जायका बदल जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि कॉफ़ी अच्छी बनाएं तो अच्छे मराहिल से गुजरे हुए दानों को ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बच्चों की आदात के बारे में और किस तरह से बच्चों की ये आदात जो है वो छुड़ाई जा सकती हैं, इस पर हम बात कर रहे थे। तो आज के जो हमारे मेहमान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे इस बारे में। आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में आपको ज़हमत देते रहते हैं और आप तशरीफ़ लाते हैं, हमारे लिए टाइम निकालते हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत पहले ही शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़कार जाफ़री साहब पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान से हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे हम बात करते हैं और आदात के मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी में डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम अक्सर आपको ज़हमत देते हैं और आप जो है वो टाइम भी निकालते हैं हमारे लिए। आपकी बहुत बहुत ज़र्रा नवाजी और हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपने इस प्रोग्राम में इस हक़ीर को जो है वो मदऊ करते हैं। सो थैंक्स फुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम बात कर रहे हैं आदात के मुतालिक। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आदत बेसिकली है क्या, इसकी क्या डेफिनेशन है, थोड़ा सा इस मुतालिक आप बताएं। आदत के मुतालिक हम बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू से हम शुरू करते हैं कि उस अरस्तु के कौल से कि अरस्तु ने कहा है कि आदत किसे कहते हैं, आदत की तारीफ़ क्या है, आदत का इंट्रोडक्शन क्या है।
तो अरस्तू कहता है कि आदत इंसान के किसी भी अमल के तकरार से जो चीज़ वजूद में आती है हम उसको आदत कहते हैं। और आदत जो है इंसान की ज़िंदगी का 90% से ज़्यादा जो है वो उस पे मुनहसिर होती है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यानी कोई भी इंसान अगर ये कहे कि हम बिना आदत के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो अरस्तू के कौल के मुताबिक वो सही नहीं है, सच नहीं है। बल्कि अरस्तू कहता है कि इंसान की 90% से ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो आदत के मुताबिक होती है। तो और हमारी ये आदत हम कब बोलेंगे कि ये फलां आदत का शिकार हो गया? सवाल एक ये भी है कि हम कब कहें कि ये आदत इसकी हो गई है? आदत का इतलाक कब होता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रोज़ाना कोई चाय पी लेता है 2-3 कप, या एक हफ्ता हम देखते हैं उसको चाय पीते हुए या झूठ बोलते हुए या शराब पीते हुए या कोई गलत काम करते हुए, तो क्या हम उसको आदत के लफ्ज़ से पुकार सकते हैं कि ये फलां चीज़ का आदी हो गया है? तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि नहीं, कम अज़ कम जो है 22 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन उस इंसान को देखना चाहिए कि अगर वो 22 दिन तक लगातार उस काम को अंजाम दे रहा है तो यानी उसकी ज़िंदगी में वो आदत के तौर पे दाखिल हो चुकी है। अब हम उसको आदत के उन्वान से हम ताबीर कर सकते हैं कि फला इंसान फला चीज़ का आदी हो गया है। ये छोटी सी अरस्तू के नज़दीक आदत की डिफिनेशन थी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि आदत जो है वो वजूद में कैसे आती हैं? क्योंकि अगर हम एक बच्चे की बात करें पैदाइश के बाद या फ़ौरन से या थोड़ा सा चाहे बड़ा भी हो जाता है, तो ये जो आदत होती हैं ये इंसान की यूँ कह लें कि ज़ाती नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है वो ये आदत वजूद में आती हैं और जो है वो फिर इंसान उनको अपना लेता है और वो फिर उसकी आदत बन जाती है? बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 100% ये बात मुसल्लम है कि आदत जो है इंसान के जन्म होने के बाद जो है उसके अंदर आती है। और आदत कहाँ से आती है? तो आदत जो है हमारी घर से आती है। बल्कि अगर माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक अगर हम बहुत मुख्तसर जुमले में कहें तो उन लोगों का कहना है कि आदतें जो हैं वो घर के अफराद से आती है। आदतें जो हैं वो मदरसों से आती हैं, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं वहाँ से आती हैं, वहाँ जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं वहाँ से वो सीखता है। और सबसे अहम यह है कि उन आदतों को अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो आदत जो है एक दिन बहुत बड़ी शक्ल में वो तब्दील हो जाती है। तो ये बच्चा जो है आदत ज़रूर कहीं ना कहीं अपने घर, अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने स्कूलों से जो है वो चीज़ें सीखता है। बस थोड़ी सी चीज़ ये रहती है कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जब भी माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब भी किसी बच्चे के अंदर आदत जब दाखिल होती है तो उसके कुछ हिंट्स होते हैं, और अगर वो हम समझ लेते हैं तो हम बच्चों को उस पर हम रोकथाम लगा सकते हैं, उस आदत को हम रास्ता मोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वो बच्चा किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहा होता है तो आप उसको ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि उसकी दिलचस्पी का सबब देखें कि ये दिलचस्पी उसके अंदर किस तरीके से आई है, कहाँ से उसने ये सीखी है, कहाँ देखा है उसने। ठीक है, तो अगर हम उन चीज़ों पर अगर नज़र डालें, हो सकता है घर के अंदर कोई अफराद हम में से कोई वो चीज़ें कर रहा हो जिससे बच्चा उसने देखा हो और वो भी वो करने की कोशिश कर रहा हो कि देखें इसमें कैसी लज्जत मिलती है। और अगर उसने फर्स्ट मर्तबा उसने अंजाम दी है तो आप सबसे पहले अपने घर में देखिए कि हमारी फैमिली मेंबर में से तो कोई ये काम नहीं करता है। अगर फैमिली में से नहीं करता है तो आप देखिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में तो कोई काम ये अंजाम नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आप उनके दोस्त अहबाब पे नज़र देखिए और चेक कीजिए कि शायद उनके दोस्त वोस्त तो ये काम नहीं कर रहे हैं। तो आदत, बुरे आदत को, ख़ास करके बुरी आदतों को अगर हम फ़रोग़ देते हैं तो फ़रोग़ देने वाले ज़िम्मेदार कौन होते हैं? तो माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि घर के अफराद होते हैं, यानी उनके माँ बाप होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं। और अगर आप स्कूल में आ जाएं तो उनके टीचर होते हैं जो गाइडलाइन होते हैं, जो उनको देखते हैं। लेकिन माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हम बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा हम आदतों का दोष जो है घर वालों को देते हैं। इसलिए कि अगर एक बच्चा बाहर निकलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटा बाहर गुजारता है, लेकिन वो ज़्यादातर तो वो अपने माँ बाप की आंखों के सामने रहता है, फैमिली मेम्बर के सामने रहता है। तो ज़रूरत
उन लोगों की है कि वो अपने बच्चों पे नज़र डालें, और अगर उनके अंदर बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें अगर वो देख रहे हैं, तो फ़ौरन उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। और अगर बच्चा थोड़ा सा दिलचस्पी ले रहा है, ज़िद्दी है, तो आप उनके लिए ये काम करें कि उस जगह पर कोई और चीज़ लेकर आएँ जो उनको उस जगह को जो है वो भर दे और उसकी कमी उसको महसूस ना हो। बच्चों सही। के अंदर अगर बुरी आदत है तो उस बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए हम उनके लिए जागोज़ीन ज़रूर करेंगे। बगैर जागोज़ीन के अगर हम सोचते हैं कि बच्चों से कोई आदत हम ख़त्म करवा दें, तो ये बहुत नामुमकिन सी बात होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि नेचर कोड नॉट चेंज, तो अगर फितरत बदल नहीं सकती, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि फितरत और आदत में क्या फ़र्क है। और फितरत का कहते हैं कि नहीं, फितरत बदल नहीं सकती, तो क्या आदत जो है वो बदली जा सकती हैं, और अगर बदली जा सकती हैं तो किस तरह से बदली जा सकती हैं, स्पेशली जी बुरी आदत की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आदत बुरी हो तो वो छोड़ देनी चाहिए। जी जी, देखिए, हम हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें जो है वो वाज़े नहीं होती हैं। हम फितरत को आदत समझते हैं, आदत को फितरत समझते हैं, कहते हैं उसकी फितरत तो यही है, उसकी आदत तो यही है, उसकी खसलत तो यही है। तो बहुत सारे हम एक वर्ड को हम एक ही मीनिंग में यूज़ कर देते हैं, जबकि फितरत एक अलग वर्ड है और आदत जो है एक बिल्कुल अलग लफ्ज़ है। दोनों के माने अलग हैं। फितरत जो है वो नेचर है हमारा, जो खुदा की तरफ से हमारे वजूद में खुदा देकर पैदा करता है, और वो कहीं ख़त्म नहीं होता। ठीक है, मसलन हम पहले इस फितरत को समझें कि फितरत क्या है, ताकि आदत ऑटोमेटिक उससे जुदा हो जाए कि आदतें सही। क्या होती है। फितरत यह है कि जैसे प्यास लगना हमारी फितरत है, खाना खाना हमारी फितरत है, ठीक है, और सर्दी और गर्मी का एहसास बदन को होना, ये हमारी फितरत है। तो बिल्कुल। फितरत के तकाज़े, दुनिया का कहीं का भी रहने वाला इंसान हो, जिस मुल्क का रहने वाला हो, उसकी फितरत एक ही है। यानी वो अच्छाई को प्यार करेगा, अच्छाई को जो है सीने से लगाएगा, अच्छाई की ताज़ीम करेगा, एहतराम करेगा, ठीक है, उसको पसंद करेगा, उसको दोस्त रखेगा। लेकिन फितरत का तकाजा यही है कि बुराई कहीं भी हो रही हो, हम उसको, कोई भी मज़हब का रहने वाला हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, फितरत का तकाजा यह है कि वो बुराई को किसी भी सूरत में, किसी में पसंद नहीं करता। तो फितरत जो है ऑटोमेटिक हमारे इंसानी वजूद में है खुदा की तरफ से। लेकिन आदत क्या है? आदत हमारी वजूद में नहीं होती है, ये अपनाते हम हैं, बाहर सही, से बिल्कुल। लाते हैं। और कैसे कैसे लाते हैं? वो तकरारी करके, यानी रोजाना उस कामों की हम तकरार करते हैं, उस अमल की तकरार करते हैं, और तकरार करने से धीरे धीरे हमारे वजूद में जब वो आदत बन जाती है, हम कहते हैं कि भैया अब ये उसकी हैबिट हो गई। अब देखिए, बिल्कुल। हैबिट भी हमारे यहाँ दो तरह की होती है, गुड हैबिट होती है, बैड हैबिट। हर हैबिट बुरी नहीं होती। कहते हैं कि भाई एक अच्छी आदत होती है, एक बुरी आदत होती है। तो अच्छी और बुरी आदत में क्या फर्क है? तो हम बिल्कुल एक नपे और जुमले के साथ हम आपके सामने अर्ज करना चाहते हैं जी। कि अच्छी आदत यह है जो हमारी जिंदगी को मंजिल तक सही से पहुंचा दे, वो हर अच्छी चीज है। और बुरी आदतें वो हैं जो हमें अपनी मंजिल से, अपने मकसद से दूर कर दे, वो बुरी आदतें हैं। अब चाहे वो बच्चे की आदत हो, चाहे वो जवान की आदत हो, चाहे वो बूढ़े की आदत हो, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत मंजिल की तरफ जा रहे हैं, तो वो अच्छी आदत नहीं है, वो बुरी आदत है। सही। और अगर हमें वो आदतें जो हमें इंसान बनाती है, वो चीज़ें जो हमें मुआशरे के अंदर इज्जत दिलाती है, वो चीज़ें जो हमें मुआशरे के अंदर हमारा एहतराम करवाती हैं, तो ये गुड हैबिट में से है और ये हमारे लिए अच्छी है। और हमारे अंदर तवाज़ो, इनकिसारी, हिल, बुर्दबारी, ठीक है, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे के फ़िक्र जो है, ये सब चीज़ें मिल के जो है इंसान को जो है इंसानियत के लिए जीना सिखाता है और एक सच्चा इंसान बनाता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें गुड हैबिट को अपनाना चाहिए और बैड हैबिट को धीरे धीरे हमें ख़त्म करना चाहिए। और अगर चाहते हैं कि बैड हैबिट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, तो हर इंसान को चाहिए कि उस बैड हैबिट के अंजाम के ऊपर, उसके नतीजे के ऊपर जो है वो निगाह डाले, सोचे, फ़िक्र करे कि देखें हम जो ये काम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिस मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं, वो मंजिल हमें क्या देगी, हमारी ज़िंदगी को क्या कामयाब बनाएगी, या हमारी ज़िंदगी को खोखला बनाकर एक दिन एक किनारे फेंक देगी, हमारे वजूद का पता नहीं होगा, मुआशरे में कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसका मतलब ये है
कि हम जो है गलत रास्ते पे, गलत हैबिट को हम अपनाए हुए हैं। तो जहां आपने फिक्र करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, उसके नतीजे की तरफ आपने ध्यान देना शुरू किया, तवज्जो देना शुरू की, ऑटोमेटिक आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैड हैबिट जो है वो ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से खुदा हाफिज़ कह देगी। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज भी बहुत मुफीद गुफ्तगू की आपने, और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह अगले बहुत बहुत अपने शुक्रिया आपका प्रोग्रामात भी। में हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर साहब हमेशा ही करते हैं, आज भी बहुत मुफीद गुफ्तगू की उन्होंने। तो मैं अपने टॉपिक को आगे लेके चलूँगी, बात करूँगी मज़ीद, लेकिन उससे पहले कुमैल की जानिब चलूँगी, देखूँगी कि आज आपने कौन सी वीडियोस हमारे लिए इरसाल की हैं। वापस आऊँगी और फिर इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात करते हैं। जी कुमैल। जी शुक्रिया रबिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के अंदर आपकी तरफ से भेजी गई वीडियोस को शामिल करते हैं। ये वीडियोस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, +989021400423। वक्त को तल्फ किए बगैर पहली वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसके अंदर कौन सा खाना बनाया जा रहा है, और खाने की कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि एक स्ट्रीट फूड है। और स्ट्रीट फूड मोस्टली ज़्यादातर बेशतर तौर पर ज़्यादातर लजीज और चटखारे वाली होती हैं, क्योंकि लोग स्ट्रीट फूड ज़्यादातर उस वक्त खाते हैं जब उनका दिल करता है। और स्ट्रीट फूड के अंदर अब इधर आपको नज़र आ रहा है कि कोई चनों का सालन है, साइड पे उन्होंने पूरा मसाला रखा हुआ है, ये शायद हलीम है। और हलीम का वो पूरा जो भी मसाला वगैरह, नमक, मिर्चें, टमाटर और धनिया, सब कुछ उन्होंने ना अरेंज करके रखा हुआ, उसको मिक्स करें अच्छे से। और जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं उस स्टॉल के ऊपर, वो इंतज़ार करें कि हमारी कब बारी आएगी, और वो उसको डाल के दे रहे हैं। आपके इलाके में भी अगर कोई इस तरह की कोई स्ट्रीट फूड जिस पे काफ़ी ज़्यादा रश हो, उसकी वीडियो बना के आप भेज सकते हैं। साथ साथ आप बताएं कि हर रोज़ कितने लोग आते हैं, ये किस तरीके से बनाते हैं, उसकी प्राइस क्या है। कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। और इससे क्या होगा कि एक उस इलाके की ग़ज़ा नाज़रीन को पता चलेगी कि उस इलाके में ये ग़ज़ा खाई जाती है, वहाँ पर पसंद की जाती है। आलूओं की एक और वीडियो है आगे, उसमें आलू से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़ज़ा बनाई जा रही है। वीडियो देखते हैं, साथ साथ बात करते हैं। आलूओं को काफ़ी ज़्यादा तौर पर हर ग़ज़ा में इस्तेमाल किया जाता है। आलू को फ्राई करें तो चिप्स बन जाते हैं, बॉयल करें तो कटलेट्स बन जाते हैं, आलूओं को अगर किसी और सब्ज़ी के साथ डालें तो सालन बन जाता है। आलू तो हर जगह ही फिट हो जाते हैं। और इधर भी आलूओं को उन्होंने बॉयल किया और फ्राई किए हुए जो उनसे आलू हैं उनमें जिसे कह रहे हैं मसाले डाल के या फिर नींबू डाल के, तो वो उसको अपने जितने भी लोग वहाँ पसंद करते हैं उसको दे रहे हैं। ग़ज़ा का अगर नाम बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो और मसाला वो इतना ज़्यादा डाल रहे हैं ऊपर, चटनी वगैरह, और फिर लोग उसको शौक़ से खाते हैं। ये अगली वीडियो के अंदर कुछ कटलेट्स वगैरह बना रहे हैं, वो देखते हैं, साथ साथ बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये या तो दाल के कबाब हैं या फिर आलू के कटलेट्स की तरह लग रहे हैं मुझे। और वो साइड पे चटनी भी है, मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ होती हैं, कुछ पुदीने की होती है या कोई मीठी चटनी होती है जो आलू बुखारे की भी अक्सर इस्तेमाल की जाती है, दही की भी होती है। और कुछ अक्सर लोग सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर सलाद बना लेते हैं और वो उसके साथ पेश करते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है, अनार मुझे नज़र आ रहे थे, ये तो पुदीने की चटनी लग रही है। और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ कबाब के साथ वो रख रहे हैं और अपने लोग जो वहाँ पर आए हैं खाने के लिए उनके सामने पेश कर रहे हैं। अगली वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, वो देखते हैं, मैं साथ साथ बात करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बतखें इस वीडियो के अंदर नज़र आ रही हैं और पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, कोई 1-2 बतख नहीं है, कोई 100-200 बतख नहीं है, कोई 10-15 हज़ार बतखें इकट्ठी एक तालाब के अंदर
वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही हैं। बतखों के बारे में अगर बात किया जाए, ये पूरी की पूरी दुनिया में पाई जाती हैं सिवाय अंटार्कटिका में। आप किसी भी मुल्क में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, आपको ये नज़र आ जाएंगी वहाँ पर किसी भी तालाब के अंदर। इसके अलावा एक और जो इनके बारे में ख़ास बात है, बतखों के बारे में एक और जो ख़ास बात है और बहुत ज़्यादा ख़ास बात वो ये है कि इनके पर कभी गीले नहीं होते, इतने ज़्यादा वाटर प्रूफ होते हैं। ये किसी पानी की तह में भी चल जाती हैं तो उनके पर खुश्क रहते हैं। उसके साथ साथ इनके पाँव इतने ज़्यादा सर्द जो मौसम होता है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि कभी उनको सर्दी नहीं लगती। और बतखें तो बतखें होती हैं, उनकी आवाज़ से पता चल जाता है बतख है। आप पैगामात भेज सकते हैं, आप वीडियो बना के भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और यहाँ पर वीडियोस का सेगमेंट तमाम होता है। जी, नाज़रीन में बात कर रही थी बच्चों की बुरी आदत जो है वो कैसे छुड़ाई जा सकती है और वालिदैन जो है वो किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, स्पेशली अगर बच्चों की बात करें, बच्चे कोई ऐसा काम करते हैं और आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करते हैं और बार बार उसको रोकते हैं उस काम से, तो वो उसको लगता है कि ये काम शायद बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत हो और ये ख़ास है, स्पेशल है, यानी इस काम को अंजाम में, यानी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि वो आपको तकलीफ़ देने के लिए, अजियत करने के लिए शायद वालिदैन सोच भी ना सकते हो कि बच्चे भी जब उनको गुस्सा आता है तो वो भी बदला लेना चाहते हैं और उनका बदला लेना जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है बड़ों की निस्बत। वो इस सूरत में बच्चों वालिदैन को जो है वो तंग करके, अजियत करके वो बदला लेते हैं। तो उनकी जो है ना इन चीज़ों के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा, उनकी गलतियों को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दें। जब आप अहमियत देंगे, नज़र रखें लेकिन बहुत ज़्यादा कहें नहीं, अहमियत नहीं दें। जब आप बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि ये काम कोई बहुत ख़ास नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही छोड़ देंगे। और उसके बाद अगर जो काम आप देखते हैं कि अच्छे काम वो कर रहे हैं, उन कामों के ऊपर बच्चों को अप्रिशिएट करें और इनाम दें बच्चों को। जब आप अच्छे काम के ऊपर बच्चे को इनाम देंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ, ये काम जो मैंने अच्छा किया था इसके ऊपर मुझे इनाम मिला है, और जिस काम के ऊपर मुझे इनाम नहीं मिला यकीनन वो काम जो है वो अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे उसके ऊपर इनाम नहीं मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो काम छोड़ देंगे। और कुछ और चीज़ों का ख्याल रखें बच्चे को, जैसे सबके सामने डांटना, सबके सामने बहुत ज़्यादा जो है वो टोकना, रोकना, ये जो है ना बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है, उसकी शख्सियत को डैमेज करता है। आप सोच भी नहीं सकते कि वो अंदर अंदर से घुट रहा होता है और उसको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, और वो घर जो उसके लिए एक पुरअमन तरीन जगह होनी चाहिए, पुरअमन तरीन फ़ज़ा का माहौल होना चाहिए, वो नहीं जब होता तो बच्चा जो है वो अंदर अंदर से उसकी शख्सियत डैमेज होने लगती है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। बच्चे को जो है वो एक उसके साथ फ्रैंक रिश्ता बनाएं, अपना घर के माहौल को उसके लिए इजी रखें, उसके लिए जो है वो उस फ़ज़ा को पुरअमन बनाएं ताकि वो जिस तरह चाहता है उस तरह से जो है वो ज़िंदगी कर सके। एक सेगमेंट शामिल करूँगी, इंशाल्लाह वापस आऊँगी और फिर आगे हम बात करेंगे।
इस सेगमेंट में आपकी तरफ से भेजे गए पैगामात को शामिल करूंगा। ये वो सेगमेंट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसकी वजूहात है। पहली वजह ये है, इसमें आप हमसे बात करते हैं, इसमें आप नसीम ज़िंदगी से बात करते हैं, इसमें नसीम ज़िंदगी उन बातों का आपसे कोई जवाब भी देता है। हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पैगामात भेज सकते हैं, वीडियोस, जो भी तस्वीर आप भेज के खुले दिल के साथ जो बात कहना चाहें आप कह सकते हैं। अभी पहला पैगाम शामिल करना चाहूँगा। उम्मुल बनीन लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपके पैगाम में, आपके प्रोग्राम में मैं पैगाम भेजते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने शुरू से लेके आखिर तक आपका शो देखा। जी बहुत शुक्रिया उम्मुल बनीन, आप कारगिल से हमेशा हमारा शो देखती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अगला पैगाम है इमरान अब्बास नकवी शेखुपुरा पाकिस्तान से, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत पर हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम और रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई हिफ्ज़ुल्लाह और तमाम उम्मत मुसलमा को ताज़ियत पेश करता हूँ। सैयद इमरान अब्बास नकवी जी, हम सब आपको भी आपकी खिदमत में भी ताज़ियत पेश करते हैं। इसके बाद अगला पैगाम है फरमान अली कोलाची सिंध पाकिस्तान से, लिखते हैं कि मेरा सलाम हो उस इमाम पर कि जिसके जिस्म का गोश्त जंजीरें खा गई। आगे नीचे उन्होंने उसका रेफरेंस भी लिखा हुआ है, ज़ियारत नाहिया। और अगला पैगाम है जी, लिखते हैं कि माशाल्लाह सहर टीवी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, हम सब बहुत ही शौक़ से देखते हैं, अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखें। ये सकीना बतूल ने कारगिल से भेजा जी, बहुत शुक्रिया। कहीं पे कोई गलती कोताही आपको लगे तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बताइएगा। इसके बाद लिखती हैं तैयबा नकवी भक्कर पाकिस्तान से, लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कुछ मसरूफियत की वजह से शो में साथ नहीं दे सकी, इसलिए माजरत, कोई मसला नहीं, आप जब भी चाहें, जब भी कोई आपको टाइम मिले तो आप पैगामात भेज सकती हैं। इसके बाद लिखती हैं कि सलाम, मैं कश्मीर से, कश्मीर शादीपुरा से शाजिया सहर टीवी के तमाम मेंबर्स को, तमाम मोमिनीन को इमाम मूसा काज़िम की ताज़ियत पेश करती हूँ। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। आपसे आखिर में मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में इंसान दूसरों के लिए आसानियाँ पेश करे, एक दूसरे के लिए। अगर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ तो आप दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पेश करें। अगर चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ तो कोशिश कीजिए कि दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएँ। अगर आप चाहते हैं दूसरे आपको कभी इग्नोर ना करें तो आप ख़ुद भी किसी को इग्नोर ना करें। आप जो कहते हैं ना कि आप जो करना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, आप शुरू कर दें कि वो आप दूसरों के साथ करें। इधर अली कुमैल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। जी नाजरीन, अब मैं बात करना चाहूँगी थोड़ा सा इज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहें कि कुछ लोगों में कुछ ऐसी आदत होती हैं जो उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गलती करते हैं लेकिन अपनी गलती मानते नहीं हैं और अपनी गलती पे सॉरी भी नहीं करते। और इज़्दवाजी ज़िंदगी में जब गलती की जाती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना और अपनी गलती को जो है वो सही बताना और उसको सही साबित करने की कोशिश करना, ये इंसान के रिश्ते में एक दरार डाल देता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तौहीन करना एक दूसरे की पसंद नापसंद की तौहीन करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पहले भी बहुत दफ़ा मैं इस चीज़ पे फोकस करती हूँ और हमेशा ही बात करती हूँ कि जब शादी होती है तो दो लोग जो होते हैं वो दो मुख्तलिफ माहौल से आते हैं। स्पेशली अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें या फैमिली से बाहर, आउट ऑफ फैमिली जिन लोगों की शादी होती है तो एक दूसरे को नहीं जानते होते वो लोग और उनको जो है वो आपस में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक दूसरे को ना समझना और जो है वो एक दूसरे की इंसल्ट करना और उसके साथ साथ दूसरों को अपनी लाइफ में जो है वो इंटरफेयर करने देना, ये कितना आपकी लाइफ के ऊपर जो है वो इसका मनफी असर पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक सेगमेंट शामिल करूंगी प्रोग्राम में।
नाज़रीन, मैं इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में बात कर रही थी और उसी के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बात करूँगी। हमारा लास्ट सेगमेंट है ये। तो नशा जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी नशा करने की वजह से बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, क्योंकि उनको घर का कोई होश नहीं रहता, उनको अपने बच्चों का कोई होश नहीं रहता, उन्हें अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का कोई होश नहीं रहता, अपने माँ बाप का कोई होश नहीं रहता। और नशा करने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काम से थके हारे आते हैं और बाहर का जो गुस्सा होता है वो आके घर पे निकालना, क्योंकि अगर चाहे घर की औरत जो है वो काम कर रही है, बाहर जाती है, या मर्द बाहर जाता है, काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो मर्द हजरात ज़्यादा जाते हैं, बाहर काम करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि सुबह से शाम तक जब काम करते हैं तो थक जाते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो घर के अंदर मौजूद है वो भी बेकार नहीं बैठी हुई होती, सुबह से शाम तक वो भी सारा काम कर रही होती है, बच्चों की भी देखभाल कर रही होती है, और खाने पकाने का भी सारा जो सिस्टम होता है, सारे काम होते हैं वो भी अंजाम दे रही होती है, और आपके भी सारे काम अंजाम दे रही होती है। और अगर ख़ुद सोचें मर्द हजरात कि अगर ख़वातीन साथ ना दें, वो बच्चों की जिम्मेदारी ना उठाएं, वो घर की जिम्मेदारी ना उठाएं, तो क्या वो आराम सुकून से सुबह तक घर से बाहर रह सकते हैं, आराम सुकून से जो है वो जॉब कर सकते हैं? इसमें दोनों को ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे को समझते हुए। स्टार्ट के डेज़ शादी के जो है वो थोड़ा टफ होते हैं, इनमें अगर आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे को समझ जाएं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।